Audio Jungle. हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा नागरानी और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का अकाउंट्स। ठीक है, अब अकाउंट्स स्टार्ट करने से पहले, मतलब आपका सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, मैं आपके साथ अकाउंट्स के कुछ बेसिक्स डिस्कस करना चाहती हूँ। और एक बार हम इन बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके बाद हमारे लिए अकाउंट्स का सिलेबस बहुत इजी हो जाएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, और आप लोग बहुत इजीली इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम अकाउंट्स के कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। मैक्सिमम 3 आवर्स मीन्स 3 क्लासेस में। हम 3 क्लासेस में अपने अकाउंट्स के कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे, जो बेसिक्स हमारे हर चैप्टर में यूज होंगे। और एक बार हम इन बेसिक्स को गो थ्रू कर लें, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके बाद अकाउंट्स विल बी वेरी इजी फॉर अस और हम अकाउंट्स को बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। ओके, चलो तो अब हम पहले अपने बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है व्हाट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स आखिर है क्या? हम लोग इतनी सारी प्रैक्टिस करते हैं अकाउंट्स की, इतना कुछ करते हैं अकाउंट्स में, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि अकाउंट्स आखिर है क्या। व्हाट इज अकाउंट्स? आखिर अकाउंट्स बोलते किसको हैं, अकाउंट्स है क्या? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी और उससे हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि अकाउंट्स है क्या। जैसे हम सबको बात करने के लिए क्या चाहिए होता है? हम सबको बात करने के लिए चाहिए होती है लैंग्वेज। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। आज मुझे एक पर्सन को दूसरे पर्सन से बात करनी है तो उसे जरूरत है किसकी? लैंग्वेज की। आज अगर इस इंसान को इस दूसरे इंसान से बात करनी है तो उसके लिए उसे किस चीज की जरूरत है? लैंग्वेज की। उसे जरूरत है लैंग्वेज की। बात करने के लिए हमें जरूरत किसकी होती है? लैंग्वेज की। वैसे ही अकाउंट्स में बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। अकाउंट्स ये मानता है कि बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है, ओनर एक सेपरेट पर्सन है। अब ओनर है हमारा नेचुरल पर्सन और बिजनेस है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन, राइट? बिजनेस सांस थोड़ी ना लेता है, तो इसलिए बिजनेस नेचुरल पर्सन नहीं है, बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है। और ओनर, इंसान, पर्सन, ये सब क्या है? नेचुरल पर्सन है। अब चाहे ओनर हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, कोई भी थर्ड पर्सन हो, इन्हें अगर बिजनेस से बात करनी है तो अब ये क्या करें? बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अब इन्हें बिजनेस से बात करनी है। अब बिजनेस से बात कैसे की जाए? तो बिजनेस से बात करने के लिए बना अकाउंट्स। तो अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंट्स एक्चुअली में क्या है? अकाउंट्स है बिजनेस से बात करने की लैंग्वेज, जिससे हम बिजनेस से इजीली बात कर सकते हैं, बिजनेस को समझ सकते हैं। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स और कुछ नहीं है, अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज ही है, बट लैंग्वेज ऑफ पर्सन नहीं है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। हम अकाउंट्स की मदद से ही बिजनेस से बात कर पाते हैं, बिजनेस को समझ पाते हैं कि बिजनेस तुम हो क्या, तुम क्या करते हो, तुमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तुम क्या क्या काम करते हो, ये सब हमें कौन समझाएगा? अकाउंट्स। तो अकाउंट्स इज नथिंग बट अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक शुड बी व्हाई अकाउंट्स। अब इसका आंसर हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा है। अकाउंट्स की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज हमें बिजनेस को समझना है।
बिजनेस को क्यों समझना है? ग्रोथ के लिए, कंपटीशन के लिए। एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूं कि मेरे 10th में मार्क्स आए 60%, राइट? मेरे 10th में कितने मार्क्स आए? 60%, और मेरी फ्रेंड के मार्क्स आए 90%, ठीक है? अब मुझे इन दोनों चीजों को कंपेयर करना है, मुझे भी 90% लाने हैं। तो मैं क्या करूंगी? मैं अपनी फ्रेंड से पूछूंगी कि तुमने क्या क्या किया, तुम 90% कैसे लाई? तो उससे कुछ सवाल करने के बाद मुझे पता चला कि वो क्या करती थी। वो तो 8 घंटे पढ़ाई करती थी, वो इन बुक से पढ़ाई करती थी, उसने इस जगह पे क्लास लगाई थी। इन सारे फैक्टर्स से मुझे पता चला कि वो 90% कैसे लाई है। वो 8 घंटे पढ़ती थी तो मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ती थी। वो इतनी अच्छी अच्छी बुक से पढ़ती थी और मैं तो कोई भी ऐसे स्कैनर वगैरह लेके सॉल्व कर देती थी। उसने बहुत अच्छी जगह क्लासेस लगाई थी, मैंने कुछ नहीं किया था ऐसा। इस वजह से मेरे परसेंटेज रह गए 60। तो इस चीज का मैं क्या करती हूं? कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन मैं क्यों कर रही हूं? ग्रोथ के लिए। बिकॉज मुझे भी 60% नहीं चाहिए, मुझे भी 90% चाहिए, तो मेरी ग्रोथ के लिए मैं कर रही हूं कंपैरिजन। अब मैंने इस कंपैरिजन में क्या क्या किया? फर्स्ट स्टेप, मैंने डेटा को कलेक्ट किया। मैंने सारा डेटा कलेक्ट किया कि अच्छा तुम क्या 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 करती थी, मुझे बताओ। और मैंने सिर्फ डेटा को कलेक्ट नहीं किया, डेटा को सिस्टमैटिकली अरेंज भी किया। अगर मैंने सिर्फ डेटा कलेक्ट कर लिया होता तो मुझे समझ में ही नहीं आता, अच्छा वो 8 घंटे पढ़ती थी, मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ, ये कंपैरिजन में कैसे कर पाती? जब मेरे पास सारा का सारा डेटा आ गया, फिर उसके बाद मैंने उसे सिस्टमैटिकली अरेंज किया। सिस्टमैटिकली अरेंज कैसे किया? अच्छा, नंबर ऑफ आवर्स स्टडी, क्लास, राइट, बुक्स यूज्ड। इस तरीके से मैंने अपने सारे डेटा को सिस्टमैटिकली पहले कलेक्ट किया, देन अरेंज किया। उसके बाद मैंने क्या किया? एनालाइज एंड इंटरप्रेट। मेरे पास एक बार पूरा डेटा सिस्टमैटिकली अरेंज तरीके से आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया? इस डेटा को एनालाइज किया। मैंने क्या किया? अच्छा, मैं कितनी देर पढ़ती हूँ, ये इतनी देर पढ़ती है, ये बुक्स यूज करती है, ये इन कोचिंग क्लास में जाती है, वाओ। इसी तरीके से मैं एनालाइज कर पाई, मैंने पूरे डेटा को समझा, और ये सब चीजें मुझे किस में हेल्प करेंगी? डिसीजन मेकिंग में, कि अब मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं अपने परसेंटेज बढ़ा दूं, राइट? इसी तरीके से राइट, क्लियर? तो अब आप बोलेंगे कि इसका क्या बिजनेस से कैसे लिंक हुआ? जिस तरीके से मैंने अपने परसेंटेज कंपेयर किए, किस लिए? अपनी ग्रोथ के लिए, वैसे ही बिजनेसेस भी तो अपनी ग्रोथ चाहते हैं। वो भी तो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, बहुत ग्रो करे, उनका बिजनेस मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़े। इसीलिए वो क्या करते हैं? वो अपना बिजनेस डेटा प्रिपेयर करते हैं। और डेटा प्रिपरेशन का मतलब कि सिर्फ वो डेटा को गलत गलत ढंग से प्रिपेयर नहीं करते, सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करते हैं। जिसे हम बोलते हैं डेटा सिस्टमैटिकली अरेंज होता है। जैसे पहले जनरल एंट्री होती है, फिर लेजर पोस्टिंग होती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद ट्रेडिंग P&L बनता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। तो हर चीज स्टेप वाइज आती है। इसीलिए कहते हैं डेटा को सिस्टमैटिकली प्रिपेयर एंड अरेंज करना, ठीक है? तो जब डेटा सिस्टमैटिकली प्रिपेयर एंड अरेंज होता है, उसे ही इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अगर कोई भी डेटा सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं है तो वो किसी के काम ही नहीं है, क्योंकि इधर उधर सारी चीजें लिखी हैं, तो कोई उससे प्रॉपरली समझ ही नहीं सकता। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ, बुक्स।
आप जो भी बुक मार्केट में खरीदते हैं उसका इंडेक्स दिया होता है, सिस्टमैटिकली चैप्टर वाइज वो अरेंज होती है। अगर ऐसा आपको ना मिले और बुक इधर उधर हैप्पीजार्ड मैनर में सब कुछ लिखा है, तो आप उस बुक से जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो कभी ढूंढ नहीं पाओगे, आपको डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कभी मिलेगी ही नहीं। वैसे ही बिजनेसमैन भी जब अपना डेटा प्रिपेयर करते हैं तो वो ये ध्यान में रखते हैं कि उन्हें वो सिस्टमैटिकली बनाए, ताकि उस डेटा को सिर्फ डेटा नहीं हम इंफॉर्मेशन कह सके, ताकि उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम डिसीजंस ले सके। अब ये कैसे होगा ये देखिए। अब डेटा प्रिपेयर होता है, सिस्टमैटिकली प्रिपेयर होता है, तो कौन प्रिपेयर करवाता है इसे? अकाउंट्स। अकाउंट्स बताता है कि आपको अपने डेटा को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे सिस्टमैटिकली अरेंज करना है। ठीक है, जनरल के थ्रू, लेजर के थ्रू, ट्रायल बैलेंस के थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। और एक बार ये हो जाता है तो अब हम इस पूरे डेटा को कर सकते हैं एनालाइज, और एनालाइज करके हमें क्या मिलता है? हम इसे एनालाइज एंड इंटरप्रेट करके ले पाते हैं डिसीजंस। अब डिसीजन कौन कौन लेता है? डिसीजन लेने वाले भी एक होती है मैनेजमेंट, जो उस बिजनेस को चला रही है। अब वो इस बिजनेस डेटा के बेसिस पे कैसे डिसीजन लेगी कि अच्छा इस बार हमने बिजनेस कैसा किया, अगर हमने गंदा बिजनेस किया तो हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और अगर हमने अच्छा बिजनेस किया तो इसे और बेहतर कैसे कह सकते हैं। ये सब मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करेगी? जब उसके पास पूरा का पूरा बिजनेस डेटा आएगा। जब उसके पास एक पूरा बिजनेस डेटा आ जाएगा तो उस बेसिस पे, जो कि अकाउंट्स बनवाता है, और ये पूरा डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम डिसीजंस लेंगे। मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, क्या डिसीजन लेगा कि हम इस बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे आप अपनी फ्रेंड के साथ अपने परसेंटेज कंपेयर करके सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद आप कैसे डिसीजंस ले रहे थे कि मैं कैसे इंप्रूव करूं कि मैं इतने परसेंट ले आ पाऊं। वैसे ही मैनेजमेंट इन बिजनेस डेटा को कलेक्ट करके ये डिसीजन लेगा कि मुझे कैसे इंप्रूव करना है। तो वो क्या करेगा मैनेजमेंट? बिजनेस डेटा को कंपेयर करेगा कि अच्छा इस बार मेरी सेल्स इतनी हुई है, मैं इसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कौन से सप्लायर से मैंने सबसे ज्यादा गुड्स परचेज की हैं, कौन से डेटर को मैंने सबसे ज्यादा गुड्स दिए बेचे हैं, तो उनके साथ मुझे अपने अच्छे कनेक्शन बना के रखने पड़ेंगे, और इन और सप्लायर और डेटर्स में कैसे लेकर आऊं ताकि मुझे सप्लायर कोई और अच्छा ढूंढूं जिससे मुझे क्या होगा, हाई क्वालिटी गुड्स लो प्राइस पे मिल जाए, और डेटर में अच्छे ढूंढूं जो मेरा हाई प्राइस पे गुड्स ले, बहुत ज्यादा बल्क में ऑर्डर दे ताकि मेरी सेल्स और इंप्रूव हो। ये सब हमें कैसे पता चलेगा हमें बिजनेस डेटा से। और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ मैनेजमेंट यूज नहीं करता, आउटसाइडर्स भी यूज करते हैं। आउटसाइडर्स कैसे यूज कर सकते हैं? हम किसी भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन उसके अकाउंट्स के बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं। अगर वो कंपनी है तो क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आप किस बेस पे डिसाइड करते हो? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के, बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के। तो ये इंफॉर्मेशन आउटसाइडर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटसाइडर में सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं आते, जैसे बिजनेस लोन भी लेता है, तो जो लोन प्रोवाइडर्स होते हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं कि बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा तो हमें लोन देना चाहिए कि नहीं। वो कैसे डिसाइड करेंगे? जब उनके पास बिजनेस की इंफॉर्मेशन आ जाए, और ये इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कौन करेगा? अकाउंट्स सारी की सारी इंफॉर्मेशन बनाने का तरीका बताते हैं कि ऐसे बनाओ। जैसे कोई भी लैंग्वेज होती है कि ऐसे बोलो, इस तरीके से बात करो, कि ना आपको ये बात बोलनी है तो आप ये बोलो, लैंग्वेज समझाती है ना। वैसे ही हमें अकाउंट समझाता है कि हमें क्या बोलना है, कैसे डेटा को प्रेजेंट करना है, इसीलिए आया अकाउंट्स, राइट। तो अभी तक हमने इस चीज को समझ लिया कि अकाउंट्स क्यों आया, अकाउंट्स का यूज क्या है, राइट एवरीवन। आई होप कि यहां तक आपको फुल्ली क्लियर होगा, ठीक है। पढ़ेंगे अकाउंट्स में जो वेरियस टर्म्स यूज होते हैं। अकाउंट्स में आपने देखा होगा एक टर्म यूज होता है असेट, एक यूज होता है एक्सपेंसेस,
एक यूज होता है इनकम, एक यूज होता है रेवेन्यू, एक यूज होता है लायबिलिटी एंड एक यूज होता है प्रॉफिट, एक यूज होता है गेन। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है अकाउंटिंग टर्म्स के। अकाउंटिंग टर्म्स तो बहुत सारे हैं, बट पहले इन मेन टर्म्स को हम लोग अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे एंड देन हम अपने आगे के टर्म्स भी फुल्ली क्लियर करेंगे, राइट? ओके, असेट एंड एक्सपेंस। पहले इन दोनों टर्म्स को मैं आप लोगों को अच्छे से समझाना चाहूंगी, ठीक है? आप लोगों ने असेट की बुकिश डेफिनेशन तो देखी होगी कि मेरा ओनरशिप राइट होता है तो वो मेरा असेट होता है एंड ऑल दैट, वो भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले कंसेप्चुअली आपको समझने की जरूरत है कि असेट क्या और एक्सपेंस क्या, राइट? देखो, हर वो चीज एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट विद इन अकाउंटिंग पीरियड एग्जॉस्ट हो जाएगा। ध्यान से इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस हर वो चीज है जिसका बेनिफिट विद इन अकाउंटिंग पीरियड एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड मतलब हम लोग अपने अकाउंट्स कब बनाते हैं? या तो कैलेंडर ईयर में बनाते हैं जो होता है जैन टू दिसंबर, या तो हम फाइनेंशियल ईयर में बनाते हैं जो होता है अप्रैल टू मार्च। तो इन दोनों में से किसी भी वे में हम अपने अकाउंट्स, किसी भी ईयर में हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो। जब अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमारा बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उस हर चीज को हम कहेंगे एक्सपेंस। एग्जाम्पल, आप बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, आपके पास बिल आया। अब आपके पास बिल कितना आएगा? जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली उसके पैसे दोगे, तो वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? एक्सपेंस। जितना बेनिफिट कंज्यूम कर लिया उसके पैसे दे दिए, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस। मतलब वो बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल, सैलरी। 12 महीने एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करता है, आपने उसे सैलरी दी, तो आपने जो उसे सैलरी दी है उसके कंसीडरेशन में उसने आपको 12 महीने की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। तो इसका मतलब क्या है? बेनिफिट खत्म। अब ये बेनिफिट आगे चलता नहीं जाएगा, दोबारा और सर्विसेज चाहिए तो और सैलरी देनी पड़ेगी। 12 महीने काम करवाया, सैलरी दी, तो क्या हो जाएगा? उससे आपको क्या मिलेगा? आपको उसकी सर्विसेज मिलेंगी। अब आपको उससे और काम करवाना है तो और काम कराने के लिए और पैसे देने पड़ेंगे और सैलरी देनी पड़ेगी। तो उस 12 महीने में जितना काम करवाया उतनी सैलरी दे दी, तो बेनिफिट ले लिया उतना, बेनिफिट एग्जॉस्ट। देयरफॉर सैलरी इज एक्सपेंस। सैलरी हमारे लिए क्या है? सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, बिकॉज उसका बेनिफिट विद इन अकाउंटिंग पीरियड एग्जॉस्ट हो जाता है। अब जिसका बेनिफिट अकाउंटिंग पीरियड में एग्जॉस्ट नहीं होता उसे हम कहते हैं असेट। उसे हम क्या कहते हैं? असेट। एग्जाम्पल, आपने अपने बिजनेस के लिए एक मशीनरी परचेज करी 10 लाख की, जिसकी लाइफ है 10 ईयर। मतलब आप इस मशीन को 10 लाख देके कितने साल यूज करने वाले हो? 10 साल। तो मतलब विद इन द अकाउंटिंग पीरियड वो मशीन खत्म नहीं हो जाएगी, बिकॉज वो विद इन द अकाउंटिंग पीरियड खत्म नहीं हो रही है। दैट्स वाई हम इस मशीन को कहेंगे असेट, बिकॉज इसे हम मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड यूज करेंगे। हम इसे 10 साल के लिए यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये मशीन 10 सालों के लिए यूज हो रही है। दैट्स वाई इस मशीन को हम कहेंगे असेट, बिकॉज इस मशीन को यूज करके जो हमें बेनिफिट मिल रहा है, हमारा वो बेनिफिट विद इन अकाउंटिंग पीरियड एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन आपने देखा इस मशीन की लाइफ 10 साल है और मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है?
मतलब हमने पहले साल इस मशीनरी का 1 लाख का बेनिफिट उठा लिया। अगर इस मशीनरी की लाइफ 10 साल है और स्ट्रेट लाइन मेथड लगता है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ, अभी हम आगे और डिटेल में समझेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड कब चूज करते हैं, WDV मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कब चूज करते हैं। अकाउंट्स में कोई भी चीज आई है तो बिना लॉजिक के नहीं आई है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक छुपा है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड कब चूज होता है, WDV मेथड कब चूज होता है, इसको हम पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं कि क्यों बिजनेस अब अपनी इस मशीनरी के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहा है, क्यों बिजनेस अपनी इस मशीनरी के लिए WDV दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगा रहा है, उसके पीछे भी डिटेल में लॉजिक है। लेकिन अभी हम लोग एक्सपेंस एंड असेट समझ रहे हैं, तो अब इसमें हम समझेंगे कि सपोज ये मशीनरी 10 लाख की है जिसकी लाइफ 10 साल है और बिजनेस ने इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना चूज किया है। अब उसने स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों चूज किया होगा, इसके पीछे का पूरा लॉजिक हम लोग डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट में डिटेल में कवर करेंगे। ओके, सी तो उसने क्या किया, इसका मतलब है 1 लाख का बेनिफिट इस मशीनरी का आपको उस अकाउंटिंग पीरियड में मिल गया, राइट। तो आपको पता है हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। बिकॉज ये पूरा 10 लाख के 10 लाख हम उसी साल में यूज नहीं कर ले रहे हैं, हमने 10 लाख की मशीन खरीदी है, लेकिन 10 लाख में से हमें 10 साल तक इस मशीन का बेनिफिट मिलता रहेगा। तो जिस चीज का बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलता है उसे हम कहते हैं असेट। उसे हम क्या कहते हैं, असेट। तो बिकॉज इसमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड हमें बेनिफिट मिल रहा है, इस मशीन को हम दिखाएंगे असेट। और बिकॉज उस साल के अंदर विद इन दैट ईयर 10 साल की लाइफ है, उस पहले साल में बिकॉज आप मशीन को 1 लाख तक का यूज कर ले रहे हो, बिकॉज लाइफ 10 साल है और 10 लाख की मशीन है और स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो हर साल 1-1 लाख यूज कर रहे हो आप उस मशीन के बेनिफिट्स को। तो बिकॉज उस पहले साल में आपने 1 लाख का बेनिफिट इस मशीन से ले लिया, 1 लाख का बेनिफिट इस मशीन से ले लिया, इसीलिए हम 1 लाख को उस अकाउंटिंग पीरियड में डेप्रिसिएशन दिखाते हैं एज एन एक्सपेंस, और बचे हुए 9 लाख को हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं एज एन असेट, बिकॉज अभी 9 लाख का बेनिफिट इस मशीन से मिलना बाकी है। इसीलिए अगेन आई रिपीट, एक्सपेंस वो हर चीज है जिसका बेनिफिट विद इन द अकाउंटिंग पीरियड एग्जॉस्ट हो जाए। हमने सर्विसेज ले ली या हमने कोई चीज कंज्यूम कर ली, खत्म। अब हमें और कंज्यूम करनी है तो इसके लिए हमें और पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सपेंस। असेट क्या है, असेट वो हर चीज है जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलता है। तो हर वो चीज जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब अगर आज हमने खर्चा कर लिया है तो उसी साल में उसके सारे बेनिफिट्स हमें नहीं मिल जाएंगे, 1 साल से ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए हर वो चीज को हम कहेंगे असेट। जैसे इस एग्जाम्पल में मशीनरी है हमारा असेट, ठीक है, और बिकॉज उस पहले साल में आप 1 लाख तक की मशीनरी के बेनिफिट ले चुके हो, इसीलिए हम उसे दिखाते हैं डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस, और बचे हुए 9 लाख को हम दिखाते हैं अपना असेट, क्योंकि 9 लाख का बेनिफिट मिलना अभी बाकी है, राइट, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसे आगे कवर करेंगे और अपने इन बेसिक्स में हम अकाउंट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, फिर बाकी चैप्टर्स तो बहुत इजीली हो जाएंगे, फिर कोई टेंशन की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। थैंक यू सो मच।